हे हाय एवरीवन, दिस इज़ मी दीपक कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 out of every 3 selections in 2022 एग्जामिनेशन इज फ्रॉम अन अकेडमी। नाउ यू कैन आल्सो बी द पार्ट ऑफ द अन अकेडमी। आप यहां पे दीपक वन कोड यूज़ करके, ठीक है, आप ये सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट आप यहां पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। लाइव मेंटोरशिप भी अवेलेबल है और साथ में प्री मेंस के टेस्ट सीरीज के साथ में नोट्स और क्विज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ विमेन रिजर्वेशन एक्ट के बारे में। जी हाँ, जहाँ की आपने सुना होगा कि नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है, ये अभी एक बहुत बड़ा चेंज है हमारी वर्तमान की सोसाइटी, मतलब प्रेजेंट सोसाइटी में। आखिर इसके ऊपर कैसे डिस्कशन होना चाहिए, हमारे यूपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, इनके ऊपर मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करूंगा। तो मैंने सबसे पहले इस लेक्चर को कई पार्ट में डिवाइड किया है। मेरा यहाँ पर यह बताना जरूरी नहीं है कि विमेन रिजर्वेशन एक्ट है क्या, लेकिन मेरा फोकस जो है सोसाइटल एस्पेक्ट पे ज्यादा है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कॉलोनियल एरा में कैसे जो विमेन जो रिप्रेजेंटेशन था या विमेन के साथ में इश्यूज क्या थे, वहां पे कैसे कैसे उनका जो डेवलपमेंट या जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ता है। फिर मैं बात करूंगा कि आखिर हमारे यहाँ पे 1950 से लेकर 1970s के बीच में क्यों महिलाओं के मुद्दे कहीं ना कहीं खो से गए थे, धुंधले पड़ गए थे। 1974 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मुद्दे हमारे बीच में फिर आते हैं, और उसके बाद फिर आज वर्तमान सरकार के द्वारा उस पर क्या कदम उठाया गया, उसके क्या चैलेंजेस हैं, अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जो पूरी तरीके से यहाँ देखने को मिलती है। छिपी हुई जो पितृसत्तात्मकता है, छिपी हुई समानता है, उस पर भी चर्चा करूंगा और साथ में आपको कुछ आंकड़े भी दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक जो डिटेल हो बता दूं कि विमेन रिजर्वेशन एक्ट है क्या। तो बेसिकली ये हमारी संविधान में अगर आप देखेंगे 106 अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें वेमेन को 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में। क्लियर है, विमेन को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सेकंड यहाँ पे है कि यहाँ पे ये करीब 15 साल के लिए रिजर्वेशन ड्यूरेशन प्रपोज किया गया है। जो SC ST कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं, क्लियर है, उनको भी यहाँ पर रिजर्व सीट जो है वो उसको लेकर कोटा जो है वो प्रोवाइड किया गया है। साथ में अगर देखेंगे यहाँ पे तो जो रिजर्व सीट है ये रोटेशन में रहेगी। जी हाँ, कहने का मतलब कि ये सीटें जो अलग अलग हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट्री में जो अलग अलग सीटें उनमें बदलती रहेंगी। कहीं पे महिला सीटें आएंगी, लेकिन ये 33% जो है ये अब जो है वो फाइनल हो जाएगा इस कानून के बाद में। लेकिन अभी हाल में यह कानून पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। कानून तो आ चुका है, लेकिन पूरी तरीके से कार्य करने के लिए जरूरी है डिलिमिटेशन का होना, उसके पहले जरूरी है सेंसस का होना। तो अभी सेंसस जब तक नहीं होगा तब तक इसके रास्ते अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। आइए बात करते हैं जो हमारी सोसाइटी का मुद्दा है। सबसे पहले कि विमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है, क्लियर है, इसको लेकर जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहां पे देखेंगे कि जो एक जर्नी रही है, जो सफर रहा है विमेन रिजर्वेशन बिल का, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 81st अमेंडमेंट बिल के रूप में 1996 में। लेकिन ये जो बिल था वो पास नहीं हो पाया, फेल्ड हो गया, क्योंकि लोकसभा ही डिजॉल्व हो गई थी। फिर 12th लोकसभा में एक बार फिर से ये कोशिश हुई। एनडीए गवर्नमेंट ने 1998 में इसको री इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सपोर्ट ना मिलने के कारण यह फिर से फेल हो गया, पास नहीं हो पाया। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान 1999 में, 2002 में, 2003 में लगातार इसे बार बार री इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन फिर भी सपोर्ट ना मिलने के कारण यह पूरी तरीके से क्या रहा, फेल रहा। फिर देखा जाता है कि करीब 7 साल बाद 2010 में यूपीए गवर्नमेंट ने इस बिल को राज्यसभा में, अब जो अपर हाउस है हमारा, वहां पर कहीं ना कहीं पास करा लिया। लेकिन लोकसभा में प्रॉपर सपोर्ट, क्योंकि जो यूपीए गवर्नमेंट थी, क्लियर है, वो गठबंधन के आधार पे वहां पे जो उनकी सरकार थी केंद्र में, इसलिए जो उनके मेजर एलाई हैं उन लोगों ने इस बिल को सपोर्ट करने से मना कर दिया, और जिसकी वजह से लोकसभा में यह पास नहीं हो पाया। तो ये जो सफर था 1996 से लेकर और ये करीब 2010 तक, अब वही बिल अब पास हो चुका है। लेकिन पास होने के बाद में उसके नाम को भी बदला गया है और उसे उसके हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस से अलग रखकर मुख्य रूप से फोकस किया गया है कि जो बिल है एक वेलफेयर, एक कल्याण योजना के रूप में इसको प्रदर्शित किया जा रहा है, ये देखने को मिलता है।
लेकिन बोला जाता है कि हम जिस बिल की बात कर रहे हैं उसमें अगर हम उन महिलाओं की, उन साइलेंट रेवोल्यूशनरीज की बात ना करूं जिन्होंने कॉलोनियल टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया आज की वर्तमान सरकार हो चाहे इससे पहले की जो पितृसत्तात्मक समाज हो, उसको मजबूर कर दिया कि इस प्रकार के बदलाव करने पे इसके लिए कहीं ना कहीं वो हमारी साइलेंट रेवोल्यूशनरी या उनका कंट्रीब्यूशन कॉलोनियल टाइम पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा लिमिटेड पॉलिटिकल राइट्स। जी हां, आज जहां पर महिलाओं को 33% आरक्षण की बात हो गई है, वहीं पे महिलाओं को कभी आप सोचिए कि कुछ समय पहले वोट देने का भी अधिकार नहीं था। नो राइट टू वोट, इवन नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। ना तो वह चुनाव में भाग ले सकती थी, ना तो उनको वोट करने का अधिकार था। यहां से सफर शुरू होता है महिलाओं का। धीरे धीरे करके इन्हीं महिलाओं के बीच में, इन्हीं विमेन के बीच में एक अर्ली एक्टिविज्म स्टार्ट होता है, जिसमें हम एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू को देखते हैं। हम इनका नाम ले सकते हैं, इसके अलावा और भी महिलाएं रही हैं, और भी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन मैं मेन पॉइंट जो है वो आपको कवर करा रहा हूं, क्योंकि जो मेरा मेन फोकस है वो आंसर राइटिंग पे भी है। तो अर्ली एक्टिविज्म की अगर बच्चों बात करें तो बोला जाता है कि यहां पे सबसे पहले कि सम वुमेन इन कॉलोनियल इंडिया एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रही हैं, और सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रही हैं। ठीक है, जी हां, माफ करिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, पहली वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू। और दोनों ने कहीं ना कहीं महिला के अधिकारों की बात की है। क्या ये अधिकार इनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के कारण लोगों के सामने ज्यादा देखने को मिले? क्या कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के बाद में ये मुद्दे ज्यादा सामने आए होंगे? जी हां, यह कहीं ना कहीं एनी बेसेंट का रोल और सरोजिनी नायडू का रोल यह भी बताता है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कितनी ज्यादा जरूरी है। फिर बाद में बोला जाता है कि आगे धीरे धीरे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के बाद में विमेन ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट यहां पर शुरू होता है। जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में बनी, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए जिनमें एजुकेशन का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा, लीगल राइट्स के मुद्दे काफी इंपॉर्टेंट थे। कहने का मतलब कि यहां पर जो मुद्दा था वो था विमेन रिप्रेजेंटेशन, और उससे ज्यादा मुद्दा था सोशल रिफॉर्म का। लेकिन धीरे धीरे जब विमेन ऑर्गेनाइजेशन बना तो इन्होंने कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का मुद्दा उठाया। डेवलपमेंट के मुद्दे में आप देखेंगे यहां पे एजुकेशन, हेल्थ और लीगल राइट्स, उनके कानूनी अधिकार। क्लियर है? इन सब की बात यहां पर विमेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया में देखने को मिलती है। तभी पता चला कि वेस्टर्न कंट्रीज में महिलाओं के मताधिकार, सफ्रेज को लेते हुए आंदोलन हो रहा है। वही सफ्रेज मूवमेंट इंडिया में भी देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो था वेस्टर्न कंट्रीज से काफी प्रभावित था, इंस्पायर्ड था। इंडिया में 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक मोमेंटम, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ टू फॉर द डिमांड ऑफ विमेन सफ्रेज। क्लियर है? और कहीं ना कहीं इस मांग ने एक मोमेंटम जनरेट किया, एक मांग को उठाया, और यही मांग जो थी महिलाओं के अधिकार को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली गई। साथ में हम देखते हैं कि धीरे धीरे महिलाओं के जो पार्टिसिपेशन है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़कर देखने को मिलता है। जी हां, उस समय हम देखेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, इन दोनों जगहों पे महिलाओं के जो रोल रहे हैं, जिनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, क्लियर है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है, सिग्निफिकेंट रहा है। जैसे कमला नेहरू की बात करूं या फिर अरुणा असफ अली की बात करूं, इन्होंने इन आंदोलन में आगे रहकर इन आंदोलन का नेतृत्व किया है। जब हम इतिहास पढ़ते तो हमने देखा कि किस प्रकार से सती सिस्टम बैन किया गया, विडो री मैरिज को, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किया गया, उसको लेकर कानून बनाए गए, महिलाओं को अधिकार दिए गए। इन्हीं अधिकारों ने महिलाओं को आगे चलकर स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और सबसे ज्यादा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हुए हमें देखने को मिलता है। यह बताता है विमेन पार्टिसिपेशन। अगर समाज में महिलाओं का कहीं ना कहीं सम्मान हुआ है, महिलाओं के समाज सुधार की बात हुई है, तो उनका पार्टिसिपेशन हमेशा सोसाइटी के लिए ज्यादा रहा है। और मैं बताऊं तो कंट्रीब्यूशन भी हमेशा ज्यादा रहा है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जहां से पता चलेगा कि एक जो विमेन है वह अपने अधिकारों को
राष्ट्र के अन्य लोगों के अधिकार, सामाजिक अधिकारों को, सामाजिक मुद्दों के सामने अपने अधिकारों को छुपाते हुए नजर आती है। करीब 2 दशक 20 साल का ऐसा समय था जिस समय महिलाओं ने अपने अधिकारों को पीछे छोड़ दिया। उसके लिए राष्ट्र का अधिकार, राष्ट्रीय अधिकार और जो समाज सुधार था वह सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। क्लियर है? आगे देखने को मिलता है कि इसी में हम लोग देख सकते हैं कि लीडरशिप और रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है। यही विमेन डेवलपमेंट में जो कॉलोनियल समझेंगे, मैं ये जो बात यहां पे कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं कि कैसे लिमिटेड पॉलिटिकल राइट से एक सफर तय कर महिलाओं ने लीडरशिप और रिप्रेजेंटेशन तक डेवलपमेंट किया था कॉलोनियल टाइम पीरियड में। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, राजकुमारी अमृत कौर, कपूरथला राज्य की राजकुमारी जिन्होंने सर्व किया एज अ फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि यही कॉलोनियल इंडिया, जहां पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं था, यही हमारी साइलेंट रेवोल्यूशनरीज ने धीरे धीरे करके अपने अधिकारों की मांग की, इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रीब्यूट किया, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कंट्रीब्यूट किया, और फाइनली व्हाट बी नॉट अचीव, ठीक है, जो कि इन रेवोल्यूशनरी महिलाओं ने अचीव किया, वो क्या अचीव किया कि इन्होंने एक लीडरशिप और रिप्रेजेंटेशन तक की पहुंच को अपने सामने रखा और लोगों के लिए यह बिल्कुल मैसेज कर भेज दिया कि अगर आप भी चाहें, अगर चाहे तो राह है, अगर आप भी चाहें तो आप भी लीडरशिप और रिप्रेजेंटेशन के लेवल पे आगे आ सकते हैं। खैर, ये बात तो थी 1947 की। क्लियर है? 1947 के आसपास की बात हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसी में देखने को मिलता है कि इन बिटवीन सोशल रिफॉर्म की बात शुरू हो गई है। समाज सुधार भी देखा जाए तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा रहा है। विमेन्स पॉलिटिकल इंगेजमेंट जो थे, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें सोशल रिफॉर्म के लिए मजबूर किया, इवन सोशल रिफॉर्म के लिए कदम उठाने के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया, मजबूर नहीं कह सकते, प्रोत्साहित किया। वहां पे हम देखेंगे कि फोकस हुए थे चाइल्ड मैरिज को लेकर, डाउरी को लेकर और कास्ट सिस्टम को लेकर। महिलाओं ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है, आवाजें उठाई कि बाल विवाह को रोका जाए, दहेज प्रथा को बंद किया जाए और कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाए। इवन आगे चल के कहीं ना कहीं जो पैट्रियार्की है उसको भी चैलेंज किया। विमेन फेस चैलेंजेस एंड पैट्रियार्कल एटीट्यूड, ठीक है, जो लगातार उनको आगे बढ़ने में रोक रहा था। कुछ महिलाएं पैट्रियार्की के साथ में ही अपना भविष्य देखती रहीं, लेकिन कुछ महिलाओं ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि वह उनके विकास में क्या थी? रुकावट थी, उनके क्रिएटिविटी में रुकावट थी, उनकी सोच में, उनके भविष्य में जो ग्रोथ होने वाली है उसके लिए रुकावट थी। तो कहीं ना कहीं जो उसकी जो पैट्रियार्की के जो चैलेंजेस थे उनको भी कहीं ना कहीं इन्होंने काउंटर किया। फिर लेगेसी के रूप में हम यहां पे ये देख सकते हैं कि स्ट्रगल फॉर वुमेन पॉलिटिकल राइट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड लेड द फाउंडेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया मेड एफर्ट इनहेंस द जेंडर इक्वालिटी थ्रू द लीगल रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज। और आगे चल के हम देखेंगे कि हमने जेंडर इक्वालिटी की बात कहीं ना कहीं हमारे यहाँ देखने को मिलती है। तो ये हमारे कॉलोनियल इंडिया में जो साइलेंट रेवोल्यूशनरी का कंट्रीब्यूशन था कि आजादी के बाद में जेंडर इक्वलिटी और ऐसे मुद्दे जो थे वो हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूंगा टुवर्ड्स द इक्वालिटी रिपोर्ट जो कि 1974 में पास किया गया, लेकिन मैं 1974 की इस रिपोर्ट के पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बात पे कि आखिर 1950 से लेकर 1974 तक, 1950 से 1974 तक महिला कहां पे थी, महिलाओं के अधिकार कहां पे थे। हमने कॉलोनियल टाइम पीरियड में देखा, फिर हमने केवल 1974 में रिपोर्ट देखी, वो भी इस रिपोर्ट में कोई सुधार नहीं था। इस रिपोर्ट ने इशू, एक मुद्दा उठाया था कि महिलाओं का स्टेटस जो है, विमेन का जो स्टेटस है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो आखिर इन बिटवीन यह बीच में करीब 24 इयर्स का जो 24 साल का समय था वह कहां पे था, वहां पे महिला कहां स्टैंड कर रही थी। आपने देखा होगा आजादी के बाद में क्या हमारे यहां पे रिफ्यूजी क्राइसिस था, क्या हमारे यहां पे
हिंदी वर्सेस, ठीक है, इंग्लिश वाला इशू चल रहा था भाषा को लेकर। क्लियर है? जी हाँ। क्या हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर मामले चल रहे थे? क्या हमारे यहाँ पे 1962 चाइना का अटैक, 1965 पाकिस्तान का अटैक चल रहा था? क्या हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, कहीं ना कहीं फूड को लेकर चैलेंजेस, इनसिक्योरिटी चल रही थी, एक चैलेंजेस चल रहे थे? महिलाओं ने इन चैलेंजेस को मुख्य माना और अपने अधिकारों की बात छोड़कर रिफ्यूजी क्राइसिस से निपटने के लिए, हिंदी वर्सेस इंग्लिश के मामले को शांत करने के लिए, हरित क्रांति जैसे मुद्दे के समय, इवन अगर हरित क्रांति का मुद्दा अगर ना माने तो 1962-65 के समय भी अहम रोल निभाया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि रहा है। लेकिन राष्ट्र ने उनके योगदान को देखा तो, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन, उनके विकास, उनके अधिकार को कहीं ना कहीं भूलता गया। फिर 1974 में एक रिपोर्ट आती है, टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बोला जाता है, ये एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने स्टेटस ऑफ वुमेन पे एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट। इसने कुछ अलार्मिंग ट्रेंड्स के बारे में बताया था कि वुमेन बिकमिंग अ माइनॉरिटी इन सोसाइटी। जिन महिलाओं ने आपके राष्ट्र के हित के लिए कार्य किया, आज वह समाज में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी होती जा रही है, अल्पसंख्यक के रूप में उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो मार्जिनलाइज होती चली जा रही है। तो रिपोर्ट में सबसे पहली बात तो एक ये बोली। दूसरी बात आई कमिटीज फाइंडिंग। कमिटी ने क्या फाइंड किया? इन्होंने फाइंड किया कि डिक्लाइनिंग स्टेटस ऑफ वुमेन, लगातार महिलाओं का जो स्टेटस है वो डिक्लाइन कर रहा है। डिड नॉट गार्नर मेजॉरिटी सपोर्ट फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन, और साथ में राजनीतिक जो आरक्षण है उसको लेकर, महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण को लेकर उनको सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये हमारे यहां पे पैट्रियार्की के इशू को क्या करता है, शो करता है। 1970-1980 के समय में महिला आंदोलन स्टार्ट हुए, क्योंकि अब मुद्दे बदल चुके थे, सोसाइटी बदल रही थी, नए नए प्रकार के मुद्दे आ रहे थे। उनको काउंटर करने के लिए महिलाओं ने फिर से एक बार अपने आप को संगठित किया, और अब मुद्दे थे रेप के और डाउरी डेथ के। इन पे फोकस किया, वुमेन मूवमेंट स्टार्ट हुए, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ कि रेप जैसे मुद्दे, जो रेप जैसे घिनौने कहीं ना कहीं कृत हैं, और उसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं, इनको समाप्त किया जाए। लैक ऑफ फोकस ऑन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और साथ साथ देखा जाए तो इस रिपोर्ट ने यह भी बोला कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर कहीं ना कहीं फोकस जो है उसकी कमी देखने को मिल रही है। इसने एक प्रभाव डाला। टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट मार्क टर्निंग पॉइंट इन द रिकॉग्नाइजिंग विमेन्स डिक्लाइनिंग स्टेटस, और इसने दुनिया के सामने, एक वर्ल्ड के सामने, इंडिया में जो वुमेन के साथ में कहीं ना कहीं उनके स्टेटस में जो एक डिक्लाइन आ रहा था, उसको दुनिया के सामने रखा। तो शॉर्ट में आप इसको भी समझा सकते हो, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन टुवर्ड्स द इक्वालिटी रिपोर्ट। क्योंकि ये जो आज आर्टिकल डिस्कस हो रहा है, ये जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, ये अभी रिसेंटली द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, उसी के बेस पे टॉपिक का डिस्कशन है। आगे बात करते हैं कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन अ चैलेंज इन इंडिया। आखिर महिलाओं को लेकर जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वो एक चैलेंज के रूप में क्यों है? आखिर वह अभी भी चैलेंज क्यों बना हुआ है? तो सबसे पहले है रिकॉग्नाइजिंग मल्टीफेसेटेड पैट्रियार्की। हमारे यहां जो पैट्रियार्की का स्वरूप है, जो नेचर है, वो मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग आयाम में है। और बोला जाता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी मस्ट एड्रेस कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल मैनिफेस्टेशन ऑफ पैट्रियार्की, बैरियर्स हिंडरिंग वुमेन्स पॉलिटिकल एंगेजमेंट। जो महिलाओं के पॉलिटिकल एंगेजमेंट में, राजनीति से जुड़ाव को रोकती है, ऐसी पैट्रियार्की को काउंटर करना बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन देने मात्र से यह नहीं हो पाएगा। देखिए यहां पे अगला पॉइंट यही है कि गार्डिंग अगेंस्ट द इल्यूजन। एक इल्यूजन बहुत बड़ा है हमारे सामने, वह इल्यूजन दो है। पहला भ्रम हमारा यह है कि क्या केवल विमेन को पॉलिटिक्स में प्रेजेंटेशन मिलने के कारण, क्लियर है, सॉरी, रिजर्वेशन मिलने के कारण क्या कहीं ना कहीं उनको इक्वालिटी मिल जाएगी, उनको फ्रीडम मिल जाएगी? नो।
सबसे पहले यहां पे बोला जाता है कि मेयर प्रेजेंस ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स डज नॉट गारंटी इक्वलिटी एंड फ्रीडम। इवन बोला जाता है कि ऐसी समस्याओं को खत्म करने के लिए, उनको इरेडिकेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि इसमें अलग से उन नियमों को शामिल किया जाए जो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में जो विमेन इश्यूज हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर अलग से क्या करे, फोकस करे। अब इसमें एक और मुद्दा है, मुद्दा यह है डिलिमिटेशन का। बोला गया कि रिजर्वेशन एक्ट पास तो हो गया है लेकिन वो डिलिमिटेशन पे डिपेंड है। और डिलिमिटेशन किस पे डिपेंड है, सेंसस डेटा पे। अभी सेंसस हुआ नहीं है, इट मींस कि अभी भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सबसे पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद में जो क्षेत्र हैं उनको अलग अलग रूप में बांटा जाएगा, जिसकी वजह से एक संतुलित और एक अच्छा जो विमेन जो एक रिजर्वेशन है 33%, ठीक है, उसको और अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, लागू किया जा सके। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है डिलिमिटेशन और सेंसस पे। और सेंसस जो है काफी महत्वपूर्ण है और अभी तक सेंसस हुआ नहीं। तो लोगों को देखकर लग रहा है कि क्या ये केवल कागज में है या उसको लेकर कोई सर्टेनिटी है कि नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, अगर सरकार ने यह कदम उठाया है, एक्ट के रूप में पास कराया है, तो जल्द ही सेंसस और सेंसस के बाद में बाकी डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहां तक देखा जाए तो 2029 तक लागू करने की बात हो रही है और तब तक लागू किया जाएगा, या उससे पहले भी हो सकता है। ओबीसी इशू विद द बिल। अब बिल में एक और इशू जो है, अलग से मुद्दा जो है सबके सामने लाया गया, वो मुद्दा है ओबीसी का। बोला जाता है कि जो विमेन का रिजर्वेशन बिल है, दैट रिजर्व 33% ऑफ द सीट फॉर द विमेन बट लैक ऑफ ओबीसी कोटा। लेकिन इसमें ओबीसी कोटा नहीं, एससी एसटी कम्युनिटी का कोटा, लेकिन ओबीसी का नहीं है। और वहीं पे हम एक तरफ ध्यान देते हैं कि जब हम पीछे चलकर देखते हैं तो गीता मुखर्जी कमेटी 1996 में रिकमेंड कर चुकी थी पहले ही कि रिजर्वेशन टू ओबीसी, मतलब एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, जो रिजर्वेशन है उसको ओबीसी कोटा के लिए। तो एक यहां पर यह चैलेंज भी देखने को मिल रहा है। निष्कर्ष के रूप में इसके चैलेंज में हम यहां पे देख सकते हैं कि जो विमेन रिजर्वेशन चैलेंज है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि वह मल्टीपल डायमेंशन को एड्रेस कर सके। वो डायमेंशन जो कहीं ना कहीं बैलेंस कर सके, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, क्लियर है, इसके अलावा डिलिमिटेशन और इंक्लूसिविटी को। मेरा मानना यह है कि विमेन वॉइस को इंश्योर करना, ठीक है, सॉरी, विमेन जो वॉइस है, ठीक है, महिलाओं की आवाजों को आगे बढ़ाना, रिजर्वेशन जैसे मुद्दों को लाकर हम कहीं ना कहीं समाज में उनके इंक्लूसिव ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। बट यही है ना कि हमारे यहां ऐसे हमने इतिहास में देखा है कि बहुत से कानून आए, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, एक राजनीतिक इच्छा उसको उस हिसाब से लागू करने की कमी ने कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे कानूनों को भी हमने ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देखा है। और यही एक डर हमें यहां पे भी सता रहा है। क्लियर है, इन चैलेंजेस से, इन बातों की ओर आप अपना ध्यान क्या कर सकते हैं, आकर्षित करते हुए इन पॉइंट पे एक अच्छा सा आंसर जो है वो एक फ्रेम कर सकते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट में जो रिजर्वेशन फॉर वुमेन उसको लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं। अब आगे मैं चर्चा करूंगा स्टेटस ऑफ इंडिया। इंडिया का स्टेटस क्या है, या फिर हम देखेंगे कुछ डेटाज जहां पे आप अपनी आंसर राइटिंग में यहां पे वे फॉरवर्ड में भी इसको आप शामिल कर सकते हो। आइए देखते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो विमेन एमपी अकाउंट फॉर नियरली 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ। पूरी लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15% भाग ही केवल महिलाओं के पास, मतलब महिलाओं की भागीदारी है। स्टेट असेंबली में बहुत से स्टेट में तो 10% से नीचे की भागीदारी है महिलाओं की। और वहीं पे हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रैंकिंग इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया की जो रैंक है 149 आउट ऑफ 193 नेशन, जहां पे विमेन रिप्रेजेंटेशन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। क्लियर है, 149 रैंक, जो कि बहुत ही खराब है। साथ में जेंडर गैप रिपोर्ट की बात माने तो इंडिया की रैंक 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन जेंडर पैरिटी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट 2023।
मैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करूं तो इंडिया रजिस्टर्ड 25.3% पैरिटी इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विद 15.1% विमेन पार्लियामेंटेरियंस। 15.1% विमेन पार्लियामेंटेरियंस के, ठीक है, साथ में हमने राजनीतिक सशक्तिकरण में महिला की जो भागीदारी 25.3% हमें देखने को मिलती है, एक पैरिटी देखने को मिलती है। अगर मैं ग्लोबल रैंकिंग की बात करूं तो ग्लोबली इंडिया इज रैंक्ड 141 इन टर्म्स ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो ग्लोबल रैंक है इंडिया का वो 141 है, जो कि बहुत पीछे है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसके बाद में जेंडर गैप, कहीं ना कहीं जेंडर पैरिटी को लेकर और विमेन इश्यूज को लेकर कहीं ना कहीं रैंकिंग बहुत खराब है। इसको भी, इन इशू को भी सॉल्व करना क्या है, बहुत जरूरी बन जाता है। आगे हम देखेंगे यहां पे इंटरनेशनल कंपैरिजन देखने को मिलता है। जैसे यूनाइटेड नेशन का डेटा है कि women होल्ड 26.7% ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ग्लोबली। पूरे ग्लोबली 26.7% पार्लियामेंट्री सीट जो है उनके पास में, एंड 35.5% लोकल गवर्नमेंट पोजीशन उनके पास में। उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ इंडिया में कितना है, एवरेज से भी कम है, 15.1% के आसपास। उसके अलावा देखेंगे कोटा इंप्लीमेंटेशन। कोटा इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे कि इंप्लीमेंटिंग अ 33% कोटा फॉर वुमेन इन इंडिया, ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ 64 वर्ल्ड वाइड प्रमोटिंग, ठीक है, 64 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड प्रमोटिंग जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड नेशनल लेजिस्लेचर। वैश्विक स्तर पे 64 देशों के समूहों में हम शामिल हो जाएंगे जिन्होंने महिला आरक्षण को 33% कोटा दिया है, महिलाओं को, ठीक है, कोटा दिया है। और साथ में एक रवांडा एग्जाम्पल भी आप यहां पे देख सकते हैं जो वे फॉरवर्ड में शामिल कर सकते हैं। रवांडा विद द ओवर 60% वुमेन इन पार्लियामेंट सेट एन एग्जाम्पल एज द फर्स्ट कंट्री विद द फीमेल मेजॉरिटी पार्लियामेंट इन 2008। मतलब 2008 में रवांडा वह पहला देश बना था जो विमेन, क्लियर है, बोला जाता है कि ओवर 60% जो है महिलाएं हैं, भागीदारी थी, और विमेन मेजॉरिटी, फीमेल मेजॉरिटी पार्लियामेंट यहां पे शो हो रहा था। तो इस तरीके से इतने सारे पॉइंट जो हैं आप यहां पे शामिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, एक बार हम समराइज कर लेते हैं। तो आपने देखा कि यहां पे हमने सबसे पहले बात की कि भाई ये एक्ट है क्या, एक जनरल सी समरी इंट्रोडक्शन के रूप में। फिर इसकी जर्नी क्या क्या रही है। फिर हमने चर्चा किया कि जो साइलेंट रेवोल्यूशनरी मतलब कॉलोनियल इंडिया में विमेन के द्वारा किस प्रकार के मुद्दों को उठाया गया, ये क्या एक जर्नी रही है। इस जर्नी को देखते हुए फिर हम आते हैं कि 1974 में जो इक्वालिटी रिपोर्ट थी, इक्वालिटी रिपोर्ट में, टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट में कौन कौन से चैलेंजेस को देखा गया, उन चैलेंजेस को काउंटर करने की कैसे कोशिश की गई। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये जो मेरा आर्टिकल है, ये जो डिस्कशन है वो द हिंदू के एक आर्टिकल के बेस पे है, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारी चीजें शामिल नहीं की हैं। और अभी प्रेजेंट में इंडियन सोसाइटी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहां पे मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग डायमेंशन में, मल्टी डायमेंशन में 2-4 पॉइंट ऐड करते हुए आपको बहुत सारे डायमेंशन प्रोवाइड करूं जो आपके आंसर राइटिंग के लिए हेल्पफुल होंगे। आगे देखेंगे रिजर्वेशन फॉर वुमेन अ चैलेंज। अब चैलेंज क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हमने पैट्रियार्की, इल्यूजन, डिलिमिटेशन, ओबीसी का इशू शामिल किया, एक कंक्लूजन आपको दे दिया। फिर स्टेटस ऑफ इंडिया में हमने बात किया कि कहां कहां पे कौन कौन सी रैंकिंग में, कौन से जो इंडेक्स है उनमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है। अंत में मैं बस यही बोलना चाहूंगा, यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत देवता, यत्तातस्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तता फलह क्रिया। इसका मतलब होता है कि जहां पे महिलाओं का सम्मान होता है, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं देवता निवास करते हैं, और जहां पे उनका सम्मान नहीं होता है वहां पे आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्म जो हैं, ठीक है, उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता है, उसके कोई भी फल आपको नहीं मिलेंगे, सब व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे समाज में रहने के बाद में, ऐसी संस्कृति से जुड़ने के बाद में फिर भी महिलाओं को लेकर जो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, और जो उज्जैन में भी घटना हुई है, वो तो कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर ही शर्मसार करती है। इन चीजों को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन में देता हूं आपको। मैं आपको उसके पहले जानकारी दूं कि मेरी ये जो इंडियन सोसाइटी की क्लासेज होंगी, जहां पे मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा, वो मंडे, वेडनेसडे
और फ्राइडे, ये 3 दिन आपको ये मिलेंगे। एवरी सैटरडे आपको मेरा एक लेक्चर मिलेगा जो कि होगा सोशियोलॉजी पे, ठीक है, इस पे मेरा एक लेक्चर मिलेगा। आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया एंड व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू एड्रेस द मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस ऑफ पैट्रियार्की एंड जेंडर इनइक्वालिटी इन द पॉलिटिक्स। यहां पे आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन देते हुए आप लिख सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, ये मेरा टेलीग्राम @Deepak1UPSC, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, आंसर कहाँ सबमिट करना है। एक बार आप अपने वैल्यू एडिशन के साथ में आंसर सबमिट करें। आप क्या सोचते हैं कि और किन किन प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं फोकस करना जरूरी है, एड्रेस करना जरूरी है, ताकि एक परफेक्ट जो वेमेन जो इक्वालिटी है उसको, जेंडर इक्वालिटी जो है उसको स्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, तो मैं आपका इंतजार करूंगा इस आंसर के लिए। चलिए देखेंगे बच्चों, कल से मतलब 2 अक्टूबर से, सॉरी 2 अक्टूबर तो आज ही है, आज 2 अक्टूबर, क्लियर है। आज आपको मेरा जो क्लास है सोशियोलॉजी का वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ज्योग्राफी, PSIR, हिस्ट्री और पबैड और एंथ्रोपोलॉजी, तो आज से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोड यूज करके Deepak1, और साथ में आप यूपीएससी में जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो EMI पे भी आपको अवेलेबल होगा, क्लियर है। उसके अलावा 8 बजे शाम को आप गांधी जी पे जो क्वेश्चन है MCQ है 20 मिनट का, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको अमेजोन का वाउचर, ठीक है, साथ में रैंक 2 से रैंक 10 तक के लिए जो फर्स्ट रैंक आएगा उसको 5000 का वाउचर है, जो रैंक 2 से 10 होगा उसको 1000 का, और रैंक 11 to 50 को 500 का यहाँ पे जो अमेजोन गिफ्ट वाउचर है वो देखने को वो मिलेगा, देखने को नहीं, उनको बेसिकली दिया जाएगा। तो शाम को 8 बजे है, जरूर पार्टिसिपेट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मतलब वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू।